हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, एएमसीए के डेवलपमेंटल पार्टनर को ढूंढने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एडा द्वारा रिलीज़ किया गया था, जिसके अंतर्गत देखा जा रहा था कि कौन पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है जिसके साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा सके। और इसके बारे में हम पास्ट में भी चर्चा कर चुके हैं कि 30 सितंबर बिड्स को सबमिट करने की लास्ट डेट थी। कई बार इसका एक्सटेंशन हुआ क्योंकि कोई यहाँ पर आगे नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार करीबन 7 कंपनीज जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें अडानी डिफेंस, टाटा और कई कोलैबोरेशन में है। पहला था एल&टी और बेल का, दूसरा था भारत फोर्ज, डेटा पैटर्न्स और BEML का, तीसरा HAL का है, लेकिन HAL का किस किस के साथ है फिलहाल उस पर क्लैरिटी नहीं है। खैर, अगर HAL यहाँ पर सोलो जा रहा है तो उसके पास नेगेटिव पॉइंट रहेगा रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक रेशियो की वजह से। तो अब क्या होने वाला है, एक कमेटी जो है, जो कि फॉर्मर ब्रह्मोस एरोस्पेस चीफ ए सेवथनु पिल्लई के लीडरशिप में फॉर्म करी गई है, वो इन बिड्स को इवेलुएट करेगी और अपनी इवेलुएशन रिपोर्ट को और रिकमेंडेशंस को डिफेंस मिनिस्ट्री को सबमिट करेगी। तो ये करीबन 15,000 करोड़ का डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो जैसे कि हमने परसों के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कई जगह पर जो मेजर काम है वो एडा द्वारा कर लिया गया है। इवन स्ट्रक्चर्स को लेकर भी NDTV के इंटरव्यू के दौरान शोकेस किया गया था कि कैसे ये भी बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। साथ में सिमुलेशंस भी ऑनगोइंग है और कई LRUs को डेवलप कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर चूज होने के बाद ही काम आगे बढ़ेगा, काम उस पर पहले से किया जा रहा है। लेकिन एक बार जब पार्टनर चूज हो जाएगा तो प्रोटोटाइप को बनाने पर काम किया जा सकता है, जिसके रोल आउट को 2027 तक अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2028 तक किया जाएगा, जिसके 7 से 8 महीने में फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्ट करी जाएगी। तो 2028 या फिर 2029 तक आर्म का फ्लाई कर सकता है, लेकिन कोशिश यहाँ पर रहेगी कि 2028 तक ये हो जाए। जितना जल्द इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके उतना बेहतर। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पर मल्टीपल प्राइवेट फर्म्स जो हैं ये इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि ऐसे एम्बिशियस प्रोग्राम के लिए बिड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन पर्पस है खाली आर्मका को डेवलप करना नहीं है, पर एक एरोस्पेस इकोसिस्टम को डेवलप करने का है, जिसके अंतर्गत कई ऐसी कंपनीज फॉर्म हो सके जो कि एडवांस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ और उनके R&D को भी कर पाएँ। तो ये करने के लिए आपको उन्हें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये प्राइवेट फर्म्स अकेले इतना रिस्क नहीं लेंगी। तो 15,000 करोड़ तो आपको R&D के लिए ही चाहिए, जहाँ पर आप प्रोटोटाइप्स डेवलप करने वाले हैं। तो क्योंकि एडा की देखरेख में ये काम हो रहा है, जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है और ज़्यादातर काम वो कर चुके हैं अपनी साइट से, इसलिए यहाँ पर सहूलियत मिलेगी इन प्राइवेट फर्म्स को काफ़ी कुछ सीखने की। और एक बार जो भी पार्टनर यहाँ पर चूज़ किया जाएगा वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेगा, तो फ्यूचर में उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा कि वो HAL को चैलेंज कर पाए। क्योंकि फिलहाल HAL के पास ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस है कि वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सकें। और ये इशू प्राइवेट फर्म्स ने रेज भी किया था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट और एडा पूरी तरीके से इन प्राइवेट फर्म्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। साथ में एक और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ देखी जा रही है, और वो ये है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज ये दोनों ही यहाँ पर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये इन दोनों सेक्टर की पार्टनरशिप को भी बढ़ा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए जो प्रोजेक्शन है फिलहाल 125 एयरक्राफ्ट का तो कंफर्म्ड है, लेकिन ये आगे बढ़ भी सकता है रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो फिलहाल 2 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट प्रोक्योरमेंट में करी जा सकती है, जो करीबन 7 स्क्वाड्रंस की होगी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 125 एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर ये बात भी उठेगी कि 2 लाख करोड़ में हम 114 रफाल लेने की बात कर रहे हैं, वहीं पर 2 लाख करोड़ में आपको 125 आर्म का मिल रहे हैं, यानी कि रफाल आर्म का से भी महंगे हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दे चलें, क्योंकि रफाल जो है एक इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट है, तो आपको ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स और जितने भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर जो प्राइस होता है वो इन सिस्टम्स को इंक्लूड करता है, और यहाँ पर जो प्राइस होगा ये खाली एयरक्राफ्ट का होगा। वेपन्स वगैरह जो है ये अलग से आपको लेने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट का जो प्राइस होता है वो पर यूनिट प्राइस नहीं होता है, पर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट आप पर यूनिट करते हैं, इसलिए LC-30 Mark 1 इतना चीप साउंड करता है, पर वो है नहीं। अगर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका प्राइस भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में प्राइस कंपैरिजन करना है तो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट से होना चाहिए, यानी कि अगर इंडिया 30 Mark 2 सर्टेन प्राइस में
परचेस करता है तो उसका प्राइस अगर हमें रफाल से कंपेयर करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्रांस किस प्राइस में रफाल को परचेस कर रहा है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि अभी जो 2 लाख करोड़ का प्रोडिक्शन है कि इतना अमाउंट जाएगा 7 स्क्वाड्रन को लेने में, ये बढ़ने ही वाला है क्योंकि 10 साल बाद ये एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो जब आप डील साइन करेंगे तब इसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि शुरुआत में ही कमिटमेंट 125 एयरक्राफ्ट का है तो ये एक सेफ्टी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा क्योंकि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 1 दशक तक चलने वाला है तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना हो ताकि ये प्राइस जस्टिफाई कर पाए। इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर संख्या है उसको आप कम नहीं कर सकते। तो ये जो 125 एयरक्राफ्ट होंगे ये आपके मिनिमम होंगे। और जिस तरीके से फ्यूचर आगे बढ़ रहा है इसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनके नंबर्स और भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर ये 300 तक पहुँच जाएँ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।